अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं हूं आपका अपना शेफ जाकिर और मौजूद हूं आप सबके साथ अपने शो जाकिर किचन को लेके। दो सफ़र हैं, दोनों थोड़े से मुख्तलिफ, थोड़े से स्टाइलिश मीन्स के साथ हम दोनों सफ़र आज कर रहे हैं। और मीन्स रेड मीट है। रेड मीट में आप मटन भी ले सकते हैं, बीफ भी ले सकते हैं, अंडरकट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप बिल्कुल ही किसी वजह से रेड मीट नहीं खाते तो फिर एक ही ऑप्शन है कि आप चिकन का मीन से इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन बीफ के साथ जो इसका जायका बनेगा वो है असल जायका। तो इसी को हम कहते हैं मेन्यू प्लानिंग। प्लानिंग किसी भी चीज़ की जाए वो बहुत कीमती होती है और प्लानिंग हमेशा वक्त से पहले की जाती है। एन मौके पे उस प्लानिंग में चेंजिंग अगर की जाए तो फिर चांसेस होते हैं उस प्रोडक्ट, उस काम, उस चीज़ के ख़राब होने के, क्योंकि उस पर सोचा नहीं गया। ऑल ऑफ द सडन उसमें चेंजिंग की गई, ऑल ऑफ द सडन उसके अंदर कुछ अमिटमेंट की गई और कुछ नहीं पता होता है कि वो अमिटमेंट कितनी कीमती और कितनी कारामद हो। तो हमेशा याद रखें कि आप अपनी किसी दावत, किसी तकरीब, कोई ऐसा इवेंट घर में कि जिसमें बहुत ख़ास मेहमान हो आपके और आप चाहते हों कि वन ऑफ द बेस्ट इवनिंग या लंच आपके घर से मशहूर हो आपके घर का, तो उसके लिए आपको प्लानिंग करनी है और उसी चीज़ को हम कहते हैं मेन्यू प्लानिंग। बैलेंस बनाया जाता है जनाब प्लानिंग करते वक्त कि क्या चीज़ होनी चाहिए, किस लेवल की हो, क्या तरीका हो, उसके चीज़ें उसी के साथ इनकॉर्पोरेट की जाती है। चलें जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहला सफ़र शुरू करते हैं। आप वेरी स्पेशल, इसके बहुत सारे नाम हैं। दाल कबाब भी कहते हैं इसको, कबाब वाली दाल भी कहते हैं इसको, दाल मसालेदार भी कहते हैं इसको, दाल मीट वाली भी कहते हैं इसको। बहुत सारे इसके मुख्तलिफ नाम हैं इसके। देखते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कि इसका असल सही ऑथेंटिक पैटर्न क्या है। चलें जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मेरे पास दो दालें हैं, मूंग और मसूर, जो बड़ी कॉमन दालें हैं पाकिस्तान में। और सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में बहुत कॉमन है। और ऐसा नहीं है कि दालें सिर्फ हमारे पाकिस्तानी खानों में या इंडियन खानों में खाई जाती हैं, बल्कि दालें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो अता की हैं पूरी दुनिया में इनका इस्तेमाल है। पूरी दुनिया में इनको अपनी कुज़ीन में शामिल लोग करते हैं। दुनिया के हर मुल्क में इनका इस्तेमाल है और कॉन्टिनेंटल में तो इस दालों के बाकायदा सूप तैयार किए जाते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा हेल्दी, अगर हम बात करते हैं ताकतवर ग़िज़ा के बारे में अगर लिस्ट बनाई जाए तो आई एम श्योर उसके अंदर दूसरा या तीसरा नंबर दालों का ज़रूर आएगा। दुनिया के टॉप 10 एनर्जेटिक, एनर्जी से भरपूर और ताकत से भरपूर खानों की अगर लिस्ट बनाई जाए या फूड प्रोडक्ट की लिस्ट बनाई जाए तो उसमें दूसरे या तीसरे नंबर पे दालें ज़रूर आएंगी, लोबिया ज़रूर आएगा, क्योंकि ये अल्लाह ताला ने बड़ी कीमती हमें चीज़ें अता की हैं। आधा पाव दोनों दालों को कम से कम 1-1.5 घंटा 2 घंटा पहले भिगो दें और उसको हमने खूब अच्छी तरीके से धो के और फिर भिगोना है। और फिर एक्सेस अगर उसका जो पानी है वो ज़ाया करके ये दालें हमने एक पैन में शामिल कर देनी है। अच्छा, अगर आधा पाव आपने लेनी है तो फिर दोनों दालें आधा पाव। अगर वज़न को ज़रा सा और बढ़ाना है तो फिर 1 पाव कम करना है, 100 ग्राम करना है या 50 ग्राम करना है। बैलेंस इक्वल क्वांटिटी के साथ नीचे जाएगा और इक्वल क्वांटिटी के साथ ऊपर जाएगा। याद रखिएगा, ये बहुत कीमती अमल है। यहाँ पे इसी दालों में
आधी चाय की चमची के बराबर हमने शामिल करनी है हल्दी, और साथ में हम शामिल करेंगे जायके के हिसाब से नमक। नमक आप कम या ज़्यादा किसी भी स्टेज पे कर सकते हैं, और बेस्ट तरीका यही है कि आप शुरू में नमक कम शामिल करें और बीच में या खाने कुकिंग के करीब करीब चेक कर लें कि अगर आपको लगे कि नमक कम है तो फिर उसमें एडिशनल नमक शामिल आप किसी भी स्टेज पे कर सकते हैं। वो फैमिली मेम्बर जो ये कोशिश करते हैं कि जी हम नमक एक ही दफ़ा डाल दें, तो थोड़ा सा अपने स्टाइल को चेंज कर लें। एक ही दफ़ा के नमक पे नुकसान होने के चांसेस 99% बढ़ जाते हैं। और यहाँ पे इन दालों में तकरीबन 1.5 गिलास पानी हमने शामिल कर देना है, और उसके बाद चूल्हे को कर देंगे ऑन। ये चीज़ें हमारी रेडी जनाब। अब आ जाते हैं इसका अगला स्टेप। अच्छा, एक चीज़ का ख्याल रखें, दालों को किसी भी तौर से आपने इस तरीके से कवर नहीं करेंगे। कब तक? जब तक इसमें एक उबाल ना आ जाए। जब उबाल आ जाए और थोड़ी देर ये पक जाए, फिर बेशक आप चूल्हा स्लो करके इसको ढक दें। बाज़ घरों में अक्सर आपने देखा होगा, बल्कि आई एम श्योर कि बहुत सारे फैमिली मेम्बर मेरी इस बात से इत्तेफाक करेंगे कि हाँ जी, अक्सर जब हम दाल बनाते हैं तो पता नहीं ऐसा क्या होता है कि वो उबल के उसका पानी हल्दी वाला नीचे गिर जाता है, फिर पूरे चूल्हों की सफाई करनी पड़ती है, किचन की सफाई करनी पड़ती है। तो उसका रीज़न ये है कि इसको अगर आपने अभी ढक दिया तो 110% ये उबलेगा। लेकिन अगर इसको आपने थोड़ी देर के लिए इसी तरीके से छोड़ दिया और इसको पकने के अमल से गुजरने दिया, 1 या 2 उबाल इसमें आ जाएं और फिर चूल्हे को स्लो करके आप ढकेंगे, तो फिर इसके उबल के गिरने वाली जो तासीर है वो ख़त्म हो जाएगी। चलिए जनाब, यहाँ पे बीफ का कीमा है मेरे पास तकरीबन ½ kg के बराबर। आप कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी ले सकते हैं। कीमा बहुत ज़्यादा रूखा ना हो और बहुत ज़्यादा चिकना ना हो कि उसको पीसना मुश्किल हो जाए। बास वक्त बहुत ज़्यादा चिकना कीमा दुकानदार हमें देता है तो उसका कुछ फ़ायदा हमें नहीं होता, बल्कि उल्टा हमारा नुकसान हो जाता है क्योंकि खाना हमारा सही बन नहीं पाता। अच्छा जनाब, यहाँ पे 1 अदद दरमियानी प्याज को हमने इस कीमे में, यहाँ मोटी मिर्च ले लेंगे, तीन अदद, 4 अदद। अगर बहुत ही तेज चटपटे बनाने हैं आपने तो फिर छोटी वाली जो हरी मिर्च है तेज वाली, वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पे ले लेंगे जनाब धनिया और पुदीना। बड़ी गड्डी हो धनिया की तो आधी, और बहुत छोटी हो तो 1 गड्डी। और वही चीज़ हमने पुदीने में करनी है, लेकिन पुदीने के सिर्फ पत्ते हमने लेने, क्योंकि पुदीने की डंडी का मैं बता चुका हूँ कि चाहे कुछ भी कर लें आप, वो गलेगी नहीं, कितना भी पका लें। और यहाँ पे जनाब जायके के हिसाब से नमक, और नमक के साथ 2 अदद अंडे ये शामिल करेंगे। साथ में कुटी लाल मिर्च 1 चाय की चमची भर के, और अदरक लहसुन का पेस्ट भी मैं
ये ही शामिल कर दूं, 1 टेबल स्पून के बराबर, और इसको हम पीसते हैं और आपसे इजाज़त लेते हैं छोटे से ब्रेक की। तो कहीं नहीं जा रहे हैं, मुलाकात करते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। ये आप देख सकते हैं कि दाल पे उबाल जो है वो आ चुका है, और ये जो झाग हैं इसके, इनको हमने थोड़ा सा झागों को हटा लेना है। ये देखिए, अब अगर ये ढका हुआ होता इस वक्त तो ये तमाम का तमाम नीचे गिर चुका होता और ये हमें सफाई करनी पड़ रही होती है इस वक्त किचन का। लेकिन ये जो झाग हैं, अगर इन झागों को आप हटा लें अपनी इस दाल के ऊपर से, तो 2 फायदे होंगे। एक तो दाल का जायका बहुत डिफरेंट आ जाएगा, और सबसे अच्छी बात जो होगी कि दाल में जो गंदगी होती है, कुदरती तौर से तो किसी भी चीज़ में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नहीं रखी, लेकिन बहुत सारे प्रोसेस से होती हुई ये दाल हम तक आती है। तो ये झाग जो है बेसिकली वो एक ख़ास किस्म का केमिकल स्प्रे इस पे किया जाता है ताकि ये ख़राब ना हो और ज़रा ड्राई जल्दी हो जाए। तो जब ये झाग आप इसमें से उतार लेंगे, बेसिकली ये झाग एक ख़ास किस्म का केमिकल होता है जो इस पे स्प्रे किया जाता है। ये जब झाग आप उतार लेंगे तो अब इसमें से डर नाम की चीज़ बिल्कुल ख़त्म हो गई। अब आप इसको ढक सकते हैं, पका सकते हैं, दम पे रख सकते हैं, जो आपका जी चाहे वो आप करें। चंद लम्हों बाद थोड़े से झाग अगर दोबारा आपको नजर आए तो इस तरीके से उसको समेट के और रिमूव कर लें। ये ज़रूर हटा लिया करें दाल पे से। किसी ने बड़ा अच्छा सवाल किया था कि जाकिर भाई ऐसा क्या है कि अगर 40-50 साल पहले हम जाके उस वाला दौर देखें तो बीमारियां इतनी नहीं थी, लेकिन आज हम जिस दौर में खड़े हैं वहाँ बीमारियां बहुत ज़्यादा हैं। तो इसमें कोई शक नहीं है कि बिल्कुल सही एनालाइज जिसने भी किया है कि आज से 40-50 साल पहले शादिर व नादिर हम सुनते थे कि कोई बीमार हुआ है या कोई मूजी मर्ज या अल्लाह ना करे उसकी डेथ हुई है उसमें। लेकिन आज अगर हम देखें तो हमारे इर्द गिर्द हज़ारों केसेस आपको मिलेंगे। और मुझे तो हैरत उस बात पे होती है कि 2 साल का बच्चा, 1.5 साल का बच्चा, 3 साल के बच्चे को या तो दिल में सुराख या आंखों की बिनाई कमज़ोर या उसको शुगर जैसे मूजी मर्ज ने घेरा हुआ है। उस बच्चे ने तो कुछ भी नहीं देखा, उसको तो अभी ये भी नहीं पता कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है। ठीक है, बाज़ लोगों का कहना ये कि जी किसी गलत काम की वजह से ये बीमारियां आती हैं। मैं भी कुछ मानता था, लेकिन जब बच्चों पे मेरी नज़र पड़ी और ऐसे बहुत सारे बच्चे हमारे इर्द गिर्द हैं जो एबनॉर्मल हैं, आँखों से नज़र नहीं आता, दिल में सुराख है, गुर्दों की अज़ियत में है, शुगर जैसे मूजी मर्ज के साथ ज़िंदगी और मौत से लड़ रहे हैं, उन बच्चों का क्या है? उन्होंने तो मेरे ख्याल से एक राइस के दाने के बराबर भी कोई गुनाह शायद ना किया हो। ऐसा क्यों है कि वो बीमार हैं? कभी हमने सोचा है? और उन्हीं बच्चों को अगर आज से 40 साल 50 साल पहले आप देखें तो वो बीमारियां उनके दरमियान में नहीं थी, बल्कि हमारे दरमियान में नहीं थी। तो उसकी मेन रीज़न जो है, अगर आप रिसर्च भी कर लें आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि वो केमिकल स्प्रे या वो दवाइयाँ या वो मेडिसिन जो फूड प्रोसेसिंग के अंदर आजकल इस्तेमाल हो रही हैं,
या जो फूड को ड्राई करने के लिए इस्तेमाल हो रही हैं या फूड को प्रिजर्व करने के लिए इस्तेमाल हो रही हैं या ज़रूरत से ज़्यादा आर्टिफिशियल फूड की तरफ हम जा रहे हैं या बहुत ज़्यादा हमें शौक़ है मेडिसिन इस्तेमाल करने का। अगर आप देखें कि ज़रा सा किसी के घर में थोड़ा सा बारीकी से देखें तो उनके घर में आपको ताकत का सिरप भी मिल जाएगा, विटामिन की टेबलेट्स भी मिल जाएंगी, कैल्शियम की गोलियां भी मिल जाएंगी और एनर्जिक ड्रिंक्स भी मिल जाएंगे, लातादाद इस जैसी और बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। जबकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तमाम की तमाम चीज़ें हमें कुदरती तौर से अता की हुई हैं, लेकिन हम शायद थोड़ा सा भटक गए। अच्छा जनाब, यहाँ पे कीमे को आपने चेक करना है। जब कीमा परफेक्टली पिस जाए और खूब बारीक हो जाए, थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगता है, इसमें एकदम नहीं पिसेगा, थोड़ा सा तो फिर आपने इस कीमे को एक मिक्सिंग बाउल में निकाल लें। यहाँ पे दालें बड़ी रबा दबा हैं और अब हम इसको ढक सकते हैं बगैर किसी डर के। और यहाँ इसको हम निकाल लें। चलें जनाब, यहाँ पे बहुत थोड़ा सा ऑयल लेना है, तकरीबन 3-4 टेबल स्पून। पैन को अच्छी तरीके से चिकना करके और चूल्हे को दम वाली कंडीशन पे लेके चले जाएंगे, ताकि ये जो मटेरियल है पैन ये और ऑयल बहुत मज़ेदार सा गरम हो जाए। हाथों को चिकना करेंगे और यहाँ अब आपकी चॉइस है कि आप इसके छोटे छोटे कबाब बना लें या गोल इस तरीके से कोफ्ते की नुमा बना लें या फिंगर वाले कबाब बना लें। और यहाँ पे वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। कहीं नहीं जाते हैं, मुलाकात करते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। अच्छा जनाब, यहाँ पे एक चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, जब तक दाल गल ना जाए और इसका दाना खुल ना जाए, ठीक है, जब तक ना तो इसको कोई फ्लेवर आपने देना है, ना इसके अंदर आपने ग्रेवी को बढ़ाना है, ना दाल को पतला करना है, ना एडिशनल पानी शामिल करना है। याद रखिएगा दाल का गलना बहुत ज़रूरी है। यहाँ छोटे छोटे कबाब बना के किसी भी शेप में, याद रखिएगा मैंने शुरू में आपको बता दिया कि जो आप चाहें शेप वो बना के कढ़ाई में डालें थोड़ा सा ऑयल के साथ, और उसको चम्मच ना चलाएं, ना उसको हिलाएं ना झुलाएं, बस उसको पकने दें, स्टेबल होने दें उसको। अगर इस स्टेज पे आपने उसको चला दिया या कुछ और आपने उसके साथ छेड़छाड़ करी तो ये टूट जाएंगे और फिर मेहनत जो है हमारी वो ज़ाया हो जाएगी।
बड़े मज़े से इसको सेटल होने दें। थोड़ा सा गैप देने के बाद इसको बेशक आप हल्का सा पैन को हिलाएं, और जब तक पैन ये खुद ही कबाब हिलने ना लगे, जब तक कोई ऐसी चीज़ मत कीजिएगा मिसाल के तौर पे कि मैं चम्मच से चला दूं, मैं इसको खोल दूं, ये ज़रा जल्दी पक जाए, मैं इसको टर्न कर दूं, इस किस्म के कोई ख्यालात जहन में नहीं लाइएगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा स्टेबल होने दें। 99% हमारा खाना ख़राब होता है जल्दी के चक्कर में, वक्त से पहले चम्मच चलाने के लिए, और हम अपने ही खाने को अपने हाथ से ख़राब कर देते हैं। ये देखें, अब जैसे ही ये पक जाएगा वन साइडेड, तो ये खुद ब खुद पूरी हिक अंदर का जो मटेरियल है वो खुद ब खुद हिलना शुरू हो जाएगा और ये स्टेबल होना शुरू हो जाएगा। जैसे जैसे ये स्टेबल होगा तो इसके टूटने वाली जो तासीर है वो ख़त्म हो जाएगी, कच्चेपन की तासीर ख़त्म हो जाएगी, और वन साइडेड पूरी कढ़ाई में एक बड़ा शानदार सा कलर आ जाएगा जो कैरामलाइज कलर होता है कुदरती तौर से, कि वो इसमें प्याज शामिल है। तो प्याज की मिठाई का जो कैरामलाइज कलर बनेगा, जैसे हम एक कच्ची प्याज को फ्राई करते हैं तो फ्राई प्याज जो है वो लाल हो जाती है, तो वो लाल क्यों होती है, कोई और सब्ज़ी लाल क्यों नहीं होती, सिर्फ प्याज लाल क्यों होती है। तो हमेशा याद रखेंगे वो सब्ज़ी जो ज़मीन के नीचे होगी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसमें शुगर की तासीर यानी कि मिठास की तासीर बहुत ज़्यादा रखी है, वो तो लाल हो सकती है, लेकिन बाकी चीज़ें जो ऊपर हैं ज़मीन के वो लाल नहीं होंगी। तो प्याज के बारे में रिसर्च आप कर सकते हैं नेट पे कि सबसे ज़्यादा मकदार मिठास की प्याज में होती है। चंद लम्हों का इंतज़ार करने के बाद अब आप इसको चला भी सकते हैं, इसको टर्न भी कर सकते हैं, क्योंकि अब ये टूटेगी नहीं। आपने इस तरीके से चम्मच से चला देना है इसको। हम लोग इसको टर्न कर देते हैं अपने तरीके से, हमारा तरीका ये है। अब ये टूटेगा नहीं बगैर किसी परेशानी के। तो वो शिकायत कि कबाब टूट जाते हैं, अजीब सी लुक आ जाती है, वो सब चीज़ें ओके की यहाँ पे रेडी है। अब यहाँ पे बड़े मज़े से आपने इसको कलर देना है। जब तक इस पर ज़रा मज़ेदार सा साइड पे जैसे वन साइडेड कलर आया है, ऐसे ही एक आध जगह और कलर आ जाए तो परफेक्टली फिर वो रेडी होगी। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं अपनी दाल की तरफ। दाल को ज़रा देख लें, दाल परफेक्टली गल चुकी है जनाब, पेस्ट इसका तैयार हो चुका है खूब गाढ़ा। इसको ज़रा सा हम मिक्स कर दें और चम्मच से ज़रा सा इसका पेस्ट को मज़ीद, थोड़ी सी जो दादी और नानी के अल्फाज देंगे, बेटा दाल को घोट लेना तो दाल का लेस बन जाएगा। मैं सलाम पेश करूंगा जो दादी और नानी इस वक्त मुझे देख रही हैं, अल्लाह ताला उनको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे और उनका सेहत और तंदुरुस्ती के साथ रखे। अब बारी है पानी के शामिल करने की। ये बात लोगों के जहन में है कि अरे 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 दाल जब उबले तो पानी नहीं डालना, दाल ख़राब हो जाती है, कच्चा पानी नहीं डालना, दाल अकड़ जाएगी, ऐड जाएगी। मुझे नहीं पता ये बातें कहाँ से आई हैं। वक्त एक ब्रेक का, मुलाकात करते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। थोड़ा सा पानी मैंने आपको बताया था, यहाँ कबाब हमारे रेडी हैं एज इट इज़। आपने ये कबाब यहाँ शामिल कर देने हैं बमे तमाम मसाले के और उस ऑयल के जो ऑयल हमने इसको पकाने के लिए शामिल किया।
यहाँ पे चार जब्बे लहसुन के, और उसको बारीक स्लाइस कर लें। साथ में ऑयल लगभग क्वार्टर कप, इसको थोड़ा सा मिक्स कर दें हम, ताकि बड़ा मज़ेदार सा जायका इस पे आ जाए। और जैसे ही लहसुन पकना शुरू हो, यहाँ पे चंद चीज़ें हैं मेरे पास मज़ीद, वो इसमें आ जाएंगी। और दाल को स्लो आपने पकने के लिए छोड़ देंगे। कबाब शामिल करने के बाद भी स्लो ये पकती रहे, ताकि कबाब का जो जूस और जायका, उसकी गोश्त की खुशबू, उसके कैरमल के जो भुन गया है, पक गया है, ब्राउनिश कलर आ गया है, उसकी खुशबू, वो जायका इसमें शामिल हो रहा है और बड़े मज़े से इसकी खुशबू इन्हेंस हो रही है। अगर आपने इसको बहुत ज़्यादा चटपटा करना है, तेज़ करना है, तो जो मोटी मिर्च है उसकी जगह आप छोटी वाली मिर्च का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन उस पर भी अगर आपका दिल मुतमईन नहीं है, तो फिर इस दाल में जिस वक्त हमने इसमें नमक और हल्दी शामिल की थी, उस स्टेज पे 3, 4, 5 छोटी वाली हरी मिर्चें डाल दें और उसके साथ इसको पका लें। लीजिए जनाब, लहसुन पकना शुरू हो गया। 4 से 5 अदद मोटी वाली सूखी जो लाल मिर्च मिलती है वो, तकरीबन 1 टेबल स्पून के बराबर साबुत ज़ीरा, और यहाँ पे हरा लीव यानी कि कड़ी पत्ता जो होता है वो शामिल करें। और जैसे ही लहसुन ब्राउनिश कलर में आ जाए, चूल्हे को बंद करें अपने चेहरे को बचाते हुए, और ये तड़का लगाते हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं, दूसरे सफ़र की तरफ आ गए हैं। पहला सफ़र हमारा परफेक्टली रेडी। यहाँ दूसरा सफ़र, क्वार्टर कप ऑयल, उसमें 1 टेबल स्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट भर के 1 टेबल स्पून होगा। आप बेशक अगर डर रहे हैं तो आप 1.5 टेबल स्पून ले लें, परफेक्टली वो हो जाएगा। जो उसका फ्लेवर हमें रिक्वायर्ड है वो शामिल करेंगे और थोड़ा सा इसको पकाएंगे। अच्छा, यहाँ जब इसको तड़का लगा दें आप, तो ढक के 5-7 मिनट के लिए छोड़ देंगे। इमीडिएटली इसको डिश आउट नहीं करेंगे, ताकि जो अरोमा, जो फ्लेवर इसका बना है तेज़ी के साथ, वो वापस बैठना शुरू हो जाए और जो जायका हमें रिक्वायर्ड है वो स्टेबल हो जाए, मज़ेदार हो जाए। याद रखिएगा, पाकिस्तानी तमाम ब्रांडेड डिश है, ये बड़ी कीमती बात है। पाकिस्तानी तमाम ब्रांडेड डिशों की मैं बात कर रहा हूँ, वो उसी वक्त बना के उसी वक्त अगर आप सर्व करते हैं इस सेकंडों के हिसाब से, तो भी जायका रहेगा। लेकिन अगर थोड़ा सा उसमें गैप दे के सर्व करें तो फिर उसका रिजल्ट 1000 गुना बढ़ जाता है। और कुछ हमारे पाकिस्तानी खाने ऐसे हैं कि जिनमें तकरीबन 2-2, 3-3, 4-4 घंटे का गैप आए, तो फिर रिजल्ट बहुत मज़ेदार बनता है। यहाँ ऑयल, अदरक लहसुन का पेस्ट 1.5 टेबल स्पून और आधा किलो बीफ का कीमा या बकरे का कीमा, या अगर रेड मीट पसंद नहीं है तो फिर दोनों में आप चिकन का कीमा का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन असल जायका बीफ के साथ है। मैं थोड़ा सा इख्तिलाफ करता हूँ उन लोगों के साथ
जो ये मशवरा देते हैं कि जी रेड मीट जो है वो बहुत ख़तरनाक चीज़ है, मैं बिल्कुल एग्री करूंगा कि बहुत ख़तरनाक है, मैं इसे डिसएग्री कर रहा, लेकिन अगर ज़रूरत से ज़्यादा का इस्तेमाल आ जाए, आप ज़रूरत से ज़्यादा पानी पीना शुरू करते हैं, नुकसान हो जाएगा। आप ज़रूरत से ज़्यादा दुनिया की कोई चीज़, इवन कि आप जो डॉक्टर आपको टॉप ऑफ द लाइन मेडिसिन लिख के दे रहा है, अगर वो भी ज़रूरत से ज़्यादा आप इस्तेमाल करेंगे तो वो बजाय फ़ायदे के नुकसान की तरफ चले जाएगा। तो खुदारा मेरे उस पॉइंट को कि जी रेड मीट फ़ायदेमंद है, गलत मत लीजिएगा। मेरा मकसद रेड मीट एटलीस्ट महीने में 1 या 2 दफ़ा आप ज़रूर अपने खाने में रखें। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसमें जो प्रोटीन रखा है वो प्रोटीन इंसानी जिस्म के मसल्स के लिए बहुत कीमती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहुत सारी जगहों पे प्रोटीन हमें अता किया है, और प्रोटीन हमें अंडे से भी मिल जाता है, चिकन के गोश्त से भी मिलता है, मुख्तलिफ दालों में से भी मिल जाता है, और जाने किन किन जगहों से हम प्रोटीन को हासिल करते हैं। लेकिन हर प्रोटीन का एक अपना अमल है, एक अपना इफ़ेक्ट है, वो वही इफ़ेक्ट करता है। रेड मीट का जो प्रोटीन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दिया है, ये इंसानी जिस्म के पट्ठों और मसल्स के लिए बड़ा कीमती है। अगर आप रिसर्च करें किसी भी बड़े रेसलर को, पहलवान को, कि वो क्या खाते हैं, तो आपको थोड़ी सी हैरत होगी कि रेड मीट खाया जाता है। अगर आप अरबिक फूड की तरफ चले जाएं और अरबिक फूड को ज़रा सा लिस्ट लिखें और फिर उसकी तशरीह लिखना शुरू करें, तो आपको हैरत होगी कि 40-45 बल्कि 50% से भी अबव वो रेड मीट का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें या तो बीफ होगा या मटन होगा। इसी तरीके से और बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, वहाँ चले जाएं आप अमेरिकन फूड की तरफ चले जाएं तो 99.99 बल्कि मैं कहूँगा 200% रेड मीट के स्टेक यानी कि बीफ के स्टेक इस्तेमाल किए जाते हैं, जो पूरी दुनिया में सर्व होते हैं। सर्व होने को फ़िश के स्टेक, चिकन के स्टेक भी होते हैं, लेकिन जो वॉल्यूम बीफ का स्टेक है वो शायद नहीं है किसी और मीट का। तो ये चीज़ें हैं जिसको अगर हम स्टडी करें, रिसर्च करें, तो हमें बहुत सारी चीज़ें मिलना शुरू हो जाती हैं। अच्छा जनाब, यहाँ पे कीमा जब खूब अच्छी तरीके से भून जाए तो यहाँ पे इसमें हमने 4 से 5 अदद हरी इलायची, 1 टुकड़ा 1 से 1.5 इंच का दारचीनी का, 4-5 अदद लौंग, बड़ी गिनी चुने चीज़ें डलेंगी, 1 चाय की चमची कुटी लाल मिर्च और 1 चाय की चमची पिसा गरम मसाला, और यहाँ पे जनाब जायके के हिसाब से नमक। ज़रा सा इसको हम मिक्स करेंगे, और यहाँ पे हमने शामिल करना है इसमें 1 पाव दही, दही शामिल करके नमक के बाद, ठीक है, इसको मिक्स करेंगे। यहाँ पे प्याज 2 अदद दरमियानी से छोटी, इसको बारीक काट लें। खूब अच्छे से दही के पानी में इसको कीमे को पकाएं ताकि उसका जो जायका है वो बड़ा मज़ेदार सा हो जाए। और उसके साथ 2 अदद दरमियानी से छोटी प्याज, मोटी मिर्च, सिर्फ डंडियाँ इसकी काट लें। बेशक आप इसको इस तरीके से 1 की 2 भी कर सकते हैं, और साबुत भी शामिल कर सकते हैं। 1/4 गड्डी धनिया, 1/4 गड्डी पुदीने के पत्ते, ये शामिल हो गया। और
यहाँ इसको करेंगे मिक्स। याद रखिएगा पानी का इस्तेमाल कतई तौर से नहीं है। पानी जो है वो जो दही हमने शामिल किया है उसका बनेगा। और उसके बाद जनाब 1 अदद छोटी गड्डी पालक की, खूब अच्छी धुली भी होनी चाहिए। और ये पालक शामिल करके, अच्छा पालक शामिल करने के बाद याद रखिएगा इसको पकाना ज़्यादा देर नहीं है कि पालक को काला नहीं करना, बल्कि सिर्फ पालक नरम हो ताकि इसकी जो आयरन वाली ताकत है वो हमारे नन्हे बच्चों को एज इट इज़ मिल जाए बगैर किसी ज़ाया होने के। ये शामिल करेंगे और इसको ज़रा सा मिक्स करेंगे और हमारा कीमा रेडी। और यहाँ जनाब इसको मैं मिक्स करूँगा और इतना ही टाइम मुझे चाहिए इसको पकाने के लिए, मेरे ख्याल से अनदर चंद सेकंड। प्लीज़ मैं गुजारिश करूँगा पालक को ज़्यादा नहीं पकाना, जैसे हम आलू पालक को पकाते हैं। ये लीजिए जनाब, इसको मिक्स करेंगे। मैं दाल निकाल लूँ और वक्त है आपसे इजाज़त लेने का, टाइम हो चुका है ख़त्म। अपना, अपने घर वालों का, दोस्तों का, बुज़ुर्गों का, बच्चों का और बेटियों का बहुत ख्याल रखें और दुआ करते रहें उस खालिक मालिक, उस परवरदिगार से जो हम सब का रब है, जो हम सब को पालने वाला है। क्या रब बड़ा करम है, थोड़ा सा रहम और फरमा दे। यहाँ पे बस इसको डिश आउट करना है। मैं दिखा रहा हूँ, आपसे इजाज़त लूँ क्योंकि वक्त मेरे हाथों से स्लिप हो चुका है। अल्लाह हाफिज़, के बाद।